बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे, अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सबसे आगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और हमारे चेहरों पे जो मुस्कुराहट है उससे आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि हम क्यों इतने ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि आज जुम्मा है, मुबारक दिन भी है और उसके साथ साथ वीकेंड भी है। अगले 2 दिन छुट्टी होगी, बहुत सारा टाइम होने वाला है। पॉज लीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा। हमारी भी यही ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है। एंड देन जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आज हमने जुम्मे के बारे में तो बात करनी है, तो वीकेंड से रिलेटेड हमें क्या बात करनी चाहिए, तो हमने सोचा, अनम ने और मैंने, स्पेशली अनम ने ये सजेस्ट किया कि वी शुड टॉक अबाउट हमारी ख्वाहिशें एंड उसके साथ साथ ज़रूरतें, कि हमें ख्वाहिशें कहीं बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं करती हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ख्वाहिशें ना होने के बराबर है। वो जॉन ने कहा था ना कि ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई, ये अजियत बड़ी अजियत है। तो आज के दिन का मैसेज जो है, सबसे पहला आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए वो ये होगा कि इस वीकेंड पर एक पॉज देना है। मेक श्योर इट शुड नॉट बी अ पिंटर पॉज, एक ऐसा पॉज हो जिसमें आप बैठकर ये सोच सकें कि आपकी ख्वाहिशें जो है ना, ख्वाहिशें और ज़रूरतों में थोड़ा सा फ़र्क मेरे ख्याल से रखना ज़रूरी है। ख्वाहिश तो आप कुछ भी, ख्वाहिश तो आप चांद की भी कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं आपको चांद मिल भी जाए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो वाली किसी का चांद कोई इंसान भी तो हो सकता है ना। अब ये अलग चांद से महबूबा भी तो कोई मांग सकता है, तो फिर क्या करेंगे? ये भी हाँ, ये हो सकता है, उसको आप चांद कह ले, लेकिन असल में आप चांद लेने के लिए ना चले जाएं। पॉइंट ये है कि आपने ज़रूरत में और ख्वाहिश में फ़र्क रखना है। बहुत सारी ख्वाहिशात को हम ज़रूरत भी बना लेते हैं, लेकिन फुल स्टॉप कहाँ पर लगाना है और बैलेंस कहाँ पर रखना है, वो आपने खुद डिसाइड करना है। उसके लिए बैठ के आपको सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है और वीकेंड पर बहुत सारा वक्त होता है, तो बैठकर सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, और सबसे पहले अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ना वो शामिल करते हैं। बीजिंग यानी कि चीन से जहाँ का पहला रोबोट मॉल बना दिया गया। अच्छा। मॉल ही पूरा बना दिया जहाँ पे सिर्फ रोबोट। अब कल भी मैंने आपसे ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बात करी थी, हम रोजाना रोबोट से रिलेटेड जो है वो खबर जरूर कोई ना कोई जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। अब रेस्टोरेंट जहाँ पर इंसान नुमा वेटर काम करते हैं इस मॉल में है, इसी तरह रोबोट म्यूजिक बैंड है, फार्मेसी है, वेयर हाउस है, जहाँ पर सार्फिन के लिए दीगर रोबोट भी दस्तयाब होंगे। और वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2025 से कबल खोले जाने वाले इस मॉल में रोबोट्स लीज पर भी लिए जा सकेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ टाइम के बाद ना यहाँ पर इंसान नहीं, यहाँ पे जो जाने वाले होंगे ना रोबोट्स, वो भी रोबोट्स। उसमें कोई बच्चा शायद ही कोई इंसान, कितने लोगों की नौकरियां जो है ना इन रोबोट्स ने खाई होंगी। जस्ट इमेजिन। आप खिलाफ हैं टेक्नोलॉजी के? मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है ना, उससे मुझे डर लगता है कि आई डोंट नो फ्यूचर जो है ना वो क्या होने वाला है। तो ये बड़ा जरूरी है कि मेक श्योर किया जाए कि इंसानों की सेफ्टी बरकरार रहे। ऑलरेडी बहुत सारी नौकरियां खा चुके हैं रोबोट्स। टेक्नोलॉजी जो है ना वो ठीक है, जिद्दत एक जगह समझ में आती है, लेकिन आप कंसर्न भी है बहुत सारे लोगों के लिए। एक और टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई है, वो है ओपन एआई चैट GPT-5 लॉन्च कर दिया गया है। अब CEO ने नए वर्जन को सुपर पावर करार दिया है और कहा है कि नया वर्जन मुकम्मल कंप्यूटर प्रोग्राम तख्लीक करने की सलाहियत भी रखता है। तो यहाँ पर भी जिद्दत आ रही है। आप इधर तो आप परेशान नहीं है ना? सुपर पावर होगा भाई ये AI रोबोट, इनकी जब इंटीग्रेशन होगी ना मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी से खबरदार करती जा रही हूँ कि ये रोबोट्स और AI आर्टिफिशियल इनको इंटीग्रेट करने के बाद जो सिचुएशन बनेगी ना, ये थोड़ी सी जरा आई डोंट नो, आई एम ऑलरेडी कंसर्न एंड आई एम वेरी बहुत होपफुल है। मैं भी पॉजिटिव इस्तेमाल करें मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का। बाकी सब सही है, वो उसके लिए ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, 12वीं आलमी गेम्स 2025 का आगाज़ चाइना के शहर चेंगडू में हो चुका है और ये गेम्स जो हैं 17 अगस्त तक जारी रहेंगी। इसकी बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में फायरवर्क्स आप देख रहे हैं। एक शो जो है बड़ा खूबसूरत लाइट शो हम इसको कह सकते हैं, इससे इसका आगाज़ हुआ है। 34 खेलों के 60 डिसिप्लिन में 253 मेडल्स के लिए मुकाबला होगा इन गेम्स में और 116 ममालिक और खित्तों के 6679 एथलीट्स और ऑफिशियल्स भी शरीक होंगे। अच्छा, हर 4 साल के बाद होने वाले आलमी गेम्स की इफ्तिताई तकरीब इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद हुई और इस मौके पर मकामी फनकारों ने अपने शानदार फन का मुजाहरा किया और शायकीन के दिल जीत लिए। आलमी गेम्स में शरीक टीमों के खिलाड़ियों ने अपने अपने कौमी परचम उठाए, मार्च पास्ट किया और सलामी दी और तकरीब के आखिर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। ये फायरवर्क्स हम आपको दिखा भी रहे हैं, वैसे मुझे तो बड़े पसंद है फायरवर्क्स। अब ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, रेनबो कलर सारे फायरवर्क्स मुझे तो वैसे बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे हमेशा ये होता है जब होते हैं कि जो लोग फिजिकली वहाँ पर मौजूद होते हैं और अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उनके लिए कितना सरियलिस्टिक मोमेंट होता होगा वो, कि हमें तो वो टीवी के ऊपर इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे ये कलर आपको मौका मिले आप जाएंगे? मैं जरूर जाऊंगी, जरूर। पैसे लगेंगे, पैसे खर्च करके
जाएंगी? क्यों नहीं जाओगे, कहीं भी जाते हैं पैसे खर्च लें, वर्थ फॉर वो वर्थ होनी चाहिए उसकी कि आप जहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर पैसे स्पेंड कर रहे हैं। इट इज़ वर्थ इट। आगे बढ़ जाते हैं, आपको बताते हैं कि आलमी गेम्स में पाकिस्तान को स्नूकर और स्क्वॉश में मेडल जीतने की उम्मीदें हैं। स्नूकर में पाकिस्तान के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ, जबकि स्क्वॉश में नासिर इकबाल और नूर जमान भी शरीक होंगे। अच्छा जी, एक और स्टोरी हमारे पास बारसा के बोटानिकल गार्डन से है, जहाँ पर कई सालों के बाद कॉप्स फ्लावर यानी कि मुर्दा फूल खिल चुका है, जो कि अपनी नागवार बू की वजह से, आपको पता है फूलों से रिलेटेड ये चीज़ों के लिए खुशबू देते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी बू बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब होती है, इसलिए इसको कॉप्स फ्लावर कहा जाता है। और इसे देखने के लिए लोग भी यहाँ पर जमा हुए, चूँकि मधुमियत का शिकार है और नागवार बू वाला ये जो पौधा है हर चंद साल में इसका फूल खिलता है, और पौधे की इस किस्म का ताल्लुक जो है वो इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा से है, और ये फूल बहुत मुख्तसर वक्त के लिए खिलता है और अमूमन 1 से 2 दिन के लिए होता है, बस 1 से 2 दिन में फिर मुरझा जाता है और फिर सालों दोबारा से बंद हो जाता है। अच्छा, ये देखिए ना, उसकी स्पेशलिटी ये है कि एक तो उसको कॉप्स फ्लावर कहा जाता है, उसकी बू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको देखने के लिए कितने सारे लोग आ रहे हैं ना, ये मादूमियत का शिकार होता जा रहा है, तो ये दिस इज समथिंग वंडरफुल जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, और जब भी कुछ अनयूजुअल होता है ना तो लोग वैसे ही बहुत ज्यादा तहय्युर में मुब्तला हो जाते हैं। खैर जी, एक और मामला जिसका जो है जिसकी वजह से तहय्युर में मुब्तला हो जाना चाहिए, लेकिन अब वो मामूल की खबर बनती जा रही है, और वो है क्लाइमेट चेंज के असरात। अर्जेंटाइन का मशहूर ग्लेशियर जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। 5 साल में ग्लेशियर का 800 मीटर हिस्सा पिघल गया है, और ग्लेशियर की जो मोटाई है हर साल 13 इंच कम हो रही है। सिलसिला जारी रहा तो ये ग्लेशियर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ग्लोबल चैलेंज बन चुका है, और जितनी जल्दी से दुनिया के जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो उसी तेज़ी से जो दर्जा हरारत है ज़मीन का, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पता है जो मौसमों के जो डेज होते हैं या फिर सीजन्स होते हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। अंटार्कटिका से जो मैं खबर सुन रही थी वो ये कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बर्फ़ पिघल रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा कशीदा सी बनती जा रही है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा काम होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। खैर, एक और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही मैं कहूँगी ये खबर है फ्रांस की, जहाँ पर लगने वाली जंगल की आग जो है वो पेरिस शहर से भी ज़्यादा बड़े इलाके पर फैल गई। आपको पता है ना कि फ्रांस के अंदर एक जंगल में आग लग गई है। ये आग इसी साल में फ्रांस में लगने वाली सबसे बड़ी जंगलाती आग, और इस आग ने जनूबी इलाके में 4 दिन से ये जल रही है, और इसके नतीजे में एक शख्स हलाक भी हुआ है और 3 जो है वो लापता हुए हैं। इसकी वजह से तकरीबन 4000 एकड़ रकबा जल चुका है, और आग में कम से कम 25 घर भी जल गए हैं, और रिहायशी जो वहाँ के मकीन है वो और सयाह नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल आपने जिस तरह पहले कहा कि क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, हर कुछ अरसे के बाद हम कई ममालिक में देखते हैं कि जंगलात में आग इतनी तेज़ी से फैल जाती है, और फिर वो बुझाने के लिए जो भी किया जा रहा था वो नाकाफ़ी होता है और वो फैलती चली जाती है। और अमेरिका में भी कुछ अर्सा पहले हमने इस तरह की जो है वो आग देखी, जिसने काफ़ी घरों को, बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं। एक और खबर आपको देनी है गजा सितम के हवाले से, जो कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक और फैसला जो है वो सामने आया है। इस्राएली काबीना ने गजा सिटी का मुकम्मल कंट्रोल संभालने की मंजूरी दे दी है। इस वक्त गजा की सूरत हाल पहले से ज़्यादा बदतर हो चुकी है, और भूख है, वहाँ पर अफलास है, ग़िज़ाई किल्लत है। आपको बताते हैं हम कि जिस तरह से बच्चे और बड़े जिस तरह से इस भूख का और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं, जिसके हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि जिस तरह से खाने के लिए बर्तन उठाए लोग लाइनों में लगते हैं, और फिर जुल्म ये होता है कि फिर उन पर भी बमबारी कर दी जाती है, या जो खाना लेने के लिए जाते हैं वो सही सलामत जुल्म और सितम की इंतहा है। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो फ्रांस की आग है ना, इस तरह की आग पूरी दुनिया के दिलों में लगनी चाहिए, लेकिन इन मनाजर को देखकर भी वो आग जो है वो इतनी नहीं भड़क रही है कि इन लोगों को जाकर बचाया जा सके। अब खबर यह है कि भूख की वजह से जो अमवात है उनकी तादाद 197 तक पहुँच चुकी है। बच्चे सिसक रहे हैं, भूख की वजह से बच्चे जो हैं वो हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। यूनिसेफ ये बता रहा है कि गजा में 12,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत यानी कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। गजा जंग में अब तक 61,258 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और इसराइल का लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला 5 अफराद शहीद जबकि 10 जख्मी हो चुके हैं। अब इसराइल का जो मौक़िफ़ है ना कि वो सेल्फ डिफेंस करे, अब किससे सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं? वहाँ पर कौन बचा है जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, और आप लोगों को मारे ही जा रहे हैं। अब सिचुएशन जो है ना वो अजीबोगरीब, इंटरनेशनल कोई प्रेशर भी नहीं आ रहा। अब एक के बाद एक मुल्क फ़लस्तीन को जो है वो तस्लीम करता जा रहा है।
अब आई डोंट नो वो प्रैक्टिकली कोई क्यों नहीं आगे बढ़ के इसराइल को रोकने की कोशिश करता। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर अगेन वही कि अगर वो भूख से मर रहे हैं या उनको मारा जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है, तो सवालिया निशान दुनिया की खामोशी पर है। फ़लस्तीन से रिलेटेड एक और भी खबर है। पहले ऑफ फ़लस्तीन के नाम से मशहूर फ़लस्तीन के मारूफ फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद गजा में इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं और फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक फ़लस्तीन की कौमी टीम फुटबॉल टीम के जो साबिक स्टार हैं सुलेमान अल उबैद गजा में दीगर लोगों के साथ वो भी इमदाद के मुंतज़िर थे और इसराइली हमले का वो निशाना बन गए। अच्छा, ये खबर जब मैंने पढ़ी ना, तो एक तो आपके रोंगटे तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं जब भी आप गजा की कोई भी स्टोरी देखते हैं, लेकिन इसने इतना ज़्यादा असर मेरे पे किया और अजीब सा एक रोना झंझोड़ कर रखती है। आपको रोना आना शुरू हो गया कि दुनिया भर में फुटबॉलर जो हैं, फुटबॉल को कितना पसंद किया जाता है और दुनिया भर में जितने भी फुटबॉल स्टार्स हैं उनके कितने फैंस हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। और गजा के अंदर जो सिचुएशन है, फ़लस्तीन के अंदर जो सिचुएशन है कि वहाँ के स्टार्स जो हैं वो भी लाइनों में खड़े होकर अपने लिए इमदाद के मुंतज़िर हैं और जब वो लाइनों में खड़े होते हैं तो उनके ऊपर बमबारी कर दी जाती है, उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। बहरहाल जी, उन्होंने अपने करियर में 100 से ज़ायद गोल स्कोर किए थे। वो फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा मकबूल थे और उन्हें फ़लस्तीन का पहले भी कहा जाता था। सुलेमान अल उबैद ने सोगवरान में अहलिया छोड़ी है और उनके साथ 5 बच्चे भी छोड़े हैं और डेफिनेटली वो बच्चे जो हैं वो भी माल न्यूट्रिशन हैं, उन्हीं को खाना खिलाने के लिए वो लाइन में लगे हुए थे ताकि वहाँ से खाना लेकर जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोलियों की बरसात कर दी गई। आगे बढ़ जाते हैं, एक और अनफॉर्चुनेट मामले की बात कर रहे थे, बल्कि 2 अनफॉर्चुनेट मामले हम कह देते हैं। कराची से, शहर कायद से, जहाँ पर 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई, जिसके नतीजे में अभी तक कहा जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री की पूरी 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। और जो फैक्ट्री में आग लगी थी, उसके लगने से पहले और बाद में सैकड़ों अफराद फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे और बहुत सारे लोग जो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले। खवातीन भी बड़ी तादाद में फैक्ट्री में मौजूद थी और खवातीन वर्कर्स के समेत इमारत से कूद कर लोगों ने वहाँ से जान बचाई और जान बचाने की कोशिश में 7 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और आग बुझाने की कार्रवाई में 16 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर और 2 स्नाकल्स ने हिस्सा लिया है। सारी सूरत हाल पर जरा जान लेते हैं। मोहम्मद आरिफ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ, बताइएगा कल किस तरह से ये आग लगी फैक्ट्री में और फिर बुझाने के अमल के हवाले से भी बताइएगा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हम इस वक्त मौजूद है और मेरे अकब में नज़र आने वाला ये मलबे का ढेर गुज़श्ता सुबह जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसके है, जिसमें तकरीबन 7 अफराद जो है वो मामूली ज़ख्मी हुए थे। गुज़श्ता सुबह जुमेरात के रोज़ अचानक इस इमारत में आग लगी, जिसके फौरी बाद फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँची थी और फायर ब्रिगेड ने आग की शिद्दत को देखते हुए मज़ीद फायर टेंडर्स जो है वो तलब किए थे। 20 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन आग की शिद्दत इतनी थी कि इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई, जिसके बाइस से इसके नीचे मौजूद आग के शोले जो है वो बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन अकबर आपको दिखाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 मुख्तलिफ मकामात से, क्योंकि ये फैक्ट्री जो है वो 4000 गज से तकरीबन 1 एकड़ पर कायम थी, काफ़ी बड़ा रकबा जो है वो इस फैक्ट्री का है, जिसके बाद से 3 मुख्तलिफ मकामात से फायर ब्रिगेड की 2-2 गाड़ियाँ जो है वो इस आग को कूलिंग का अमल जो है वो कर रही है। फैक्ट्री की आग जो छत पर लगी थी उसे मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है, उसमें कूलिंग का अमल भी मुकम्मल लिया गया है, लेकिन गुज़श्ता सुबह लगने वाली इस आग पर 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कूलिंग का अमल अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। फायर ब्रिगेड टीम का ये बताना है कि मलबे तले शोले जो है वो आग के मौजूद है, जिसके बायस उन तक आग पर पानी पहुँचाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जिससे दुश्वारी के बायस से फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मुसलसल वाटर बोट को अपील कर रही है कि पानी की जो है वो मिकदार काफ़ी ज़्यादा चाहिए, जिसके बायस से वाटर बोर्ड की जानिब से भी पानी जो है वो यहाँ पर मुसलसल फराम किया जा रहा है। गारमेंट की ये फैक्ट्री थी जिसमें पुराने कपड़े और इसके अलावा प्लास्टिक के काफ़ी दाने भी जो है वो यहाँ पर मिले हैं। फायर सेफ्टी के हवाले से बताऊँ तो फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो इस फैक्ट्री में इसके अकबी हिस्से में जो है वो मौजूद था, लेकिन आग लगने की बायस जो है वो करामत साबित नहीं हो सका, क्योंकि आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी। हमने देखा कि किस तरह से लोग जो इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे बिल्डिंगों से कूदकर और सीढ़ियों से जो है उतरकर अपनी जानें बचा रहे थे। इसी दौरान 7 अफराद जो है वो इससे वाक़े में जो है वो ज़ख्मी भी हुए। अब ये बताया जा रहा है कि जो ज़ख्मी अफराद थे उन्हें तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की अभी 6 गाड़ियाँ जो है वो मुख्तलिफ मकामात से इस आग को कूल करने में मसरूफ़ है। फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि तकरीबन 6 से 7 घंटे मज़ीद इस
इस अमल को लग सकता है, जिसके बाद मजीद 2 से 3 दिन ये तमाम तर मलबा हटाने में लग सकता है। ठीक है, अभी और वक्त लग सकता है, लेकिन कूलिंग का अमल 24 घंटे गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है। आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर बात कर लेते हैं सारी सिचुएशन पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रेस्क्यू 1122 सिंध के CEO डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब। आबिद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, ये जो आग लगी कराची की इस फैक्ट्री के अंदर, ये आग की शिद्दत आपके मुताबिक कितनी ज़्यादा थी और कितना इसमें पानी लगा इसको आग को मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए, और कूलिंग का अमल जो है वो कब तक मुकम्मल किया जाएगा? पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में दिया है। और मैं आपको जो पूरी सिचुएशन थी कल जब से ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और आज तक की मैं आपके साथ इसमें शेयर कर लेता हूँ। कल कोई तकरीबन 10:40 के करीब हमें रेस्क्यू 1122 कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल रिसीव हुई, इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और फौरन हमने अपनी टीम्स को डिप्लॉय किया और जो क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्विस जो रेलेवेंट इदारे थे उनको भी हमने कम्युनिकेट किया। और आपने देखा जैसे उसके बाद फौरन से वहाँ पर जो है एक फायर इमरजेंसी का रिस्पॉन्स दिया गया। एक फैक्ट्री थी जो माशाल्लाह फैक्ट्री के नाम से, और उसमें बहुत क्विकली आपने देखा कि एक जो शोले थे आग के वो जो है स्प्रेड हुए और पूरी बिल्डिंग उसकी लपेट में आई और विद इन आवर्स जो है वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। उसमें जो ओवरऑल अगर हम इसकी सिचुएशन को देखें तो इसमें तकरीबन आपने देखा कि कल 10:30 पौने 11 बजे से हम काम करना शुरू किया और अभी तक इस पे जो है वो टीम्स काम कर रही हैं। पहली हमारी जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि पहले तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, और आपने खुद भी अभी बताया कि उसमें तो काफी लोग खुद अपनी मदद आपके तहत वहाँ से इवैक्यूएट हुए। उसके बाद रेस्क्यू सर्विसेज ने जो बाकी लोग थे उनको इवैक्यूएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। ठीक है। बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से वहाँ पर जो कुछ लोग वहाँ पर जो मॉब की सूरत में खड़े होते हैं उसमें कोई 6 से 7 लोग थे जो माइनर इंजर्ड हुए। ये बताएगा आबिद साहब, चैलेंजेस क्या पेश आए रेस्क्यू के अमल में, वहाँ पर क्या मुश्किलात पेश आई? और दूसरा, इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था? जिस तरह से हमने लोगों को वहाँ से कूदते हुए देखा, खंभों पे चढ़कर वहाँ से लोग बाहर निकल रहे थे, इमरजेंसी एग्जिट था इस बिल्डिंग में? देखिए, फायर फाइटिंग आपने देखा, डिफेंसिव फायर फाइटिंग उस वक्त चल रही थी और बिल्डिंग फौरन से कोलैप्स हो गई थी। जहाँ तक एग्जिट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से लोग वहाँ से निकल रहे थे तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वहाँ पर इस तरह से कोई सेफ एग्जिट नहीं था। लेकिन ये जैसे ही इस इंसिडेंट को क्लोज करेंगे उसके बाद रिपोर्ट तरतीब होगी, इस बिल्डिंग के डिजाइन देखे जाएंगे तो फिर हमें इसका एग्जैक्ट आइडिया हो सकेगा। लेकिन ठीक है, अगर हम इसको देख ले तो हमें इसमें कोई ऐसे फील नहीं हुआ। ना सिर्फ डॉक्टर आबिद, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है इस बिल्डिंग से रिलेटेड या अभी तक जो कुछ भी इन्वेस्टिगेट किया है या आपको पता चला है, उसके मुताबिक यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो किस तरह के थे? क्या यहाँ पर आग बुझाने के आलात मौजूद थे जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी फैक्ट्री के अंदर? वहाँ के सेफ्टी मेजर्स को जो है ज़रूर वहाँ पर रखना चाहिए। तो अभी तक आपके पास क्या इत्तला है इस बारे में? देखिए, जिस सिचुएशन, क्योंकि इसको विटनेस किया सारे मीडिया चैनल्स ने भी, और जितना क्विकली वो आग स्प्रेड हुई है तो उसमें हमें लगता नहीं है कि वहाँ पर ऐसा कोई फायर सिस्टम या कोई उनका हाइड्रेंट सिस्टम था जो वहाँ पर काम कर रहा हो, क्योंकि सबसे बड़ा मैंडेटरी चीज़ होती है कि उनका अपना फायर जो सिस्टम हो वो उसमें फाल हो, और उसमें अगर फाल होता है और फौरन से खुदा न खास्ता इस तरह की कोई आग लगती है तो उसमें बड़ी सपोर्ट मिल जाती है और इस तरह से आग जो है वो स्प्रेड नहीं होती। तो आग लगने की वजह वैसे पता चल पाई है? आपने देखा है वैसे भी जो प्रीवियसली भी काफी आग लगने की वजह पता चल पाई है? आग लगी किस वजह से थी? देखिए, आग की अभी तक एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था उनका एक फ्लोर पे, और जो वहाँ इनिशियल इतलात हैं कि शायद कोई वेल्डिंग का काम भी चल रहा था, लेकिन अभी तो इट्स नॉट कंफर्म। इसकी जब रिपोर्ट बनेगी ये सारी चीजें, क्योंकि जब तक इंसिडेंट्स में रिस्पांस चल रहा होता है, ऑपरेशन चल रहा होता है, तब तक इस तरह की चीजें जो है वो इस तरह से डिक्लेयर नहीं हो सकती। और जैसे ही इसको क्लोज करेंगे इसकी रिपोर्ट, क्योंकि साथ साथ हम इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, साथ इसकी रिपोर्ट भी तरतीब कर रहे हैं,
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्ली एक टाइमली जो है वो इसकी रिपोर्ट तरतीब करके और फिर मीडिया के साथ शेयर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मुकम्मल रिपोर्ट आना अभी बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे साहब और बात कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि ये हर दूसरे दिन किसी न किसी फैक्ट्री में, कराची में किसी न किसी बिल्डिंग में आग लगने का वाक़या क्यों हो जाता है, और अगर होता है तो वहाँ पर जो सेफ्टी इंतजाम हैं वो क्यों नहीं होते, लोगों की जो जानें हैं क्या वो इतनी सस्ती हैं जिनको दाव पर लगा दिया जाता है। ये सवालात यकीनन अपनी जगह पर मौजूद हैं। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ बात करनी है हमें पाकिस्तान की सियासत के बारे में, ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया को जिस तरह से गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने माजी के अंदर भी और रीसेंट टाइम्स के अंदर भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके या तो इज्जतें उछाली जाती हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक MNA है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, जो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद भी हैं। उन्होंने एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जिसमें ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे लोगों की इज्जतें ना उछाली जा सकें। उनसे इस बारे में बात करते हैं एंड देन थोड़ा सा ज़रा सियासत के बारे में भी बात करेंगे। नौशीन साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, बहुत मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो लेडीज़। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो करारदाद आपने पेश की है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से आपका क्या मुराद है? मेरा ख्याल है कि जब तक इंसिडेंट आपके साथ खुद नहीं ना हो जाता तो आपको रियलिटी चेक नहीं होता। तो मेरे साथ अभी एक लेटेस्ट इंसिडेंट एक ये हुआ। वैसे तो हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो है वो कई डिकेड से देख रहे हैं, ये 2 स्पेशली डिकेड से, कि अगर आपके पास सोशल मीडिया की एक्सेस है तो लोग इसको जो लोगों को डिफेम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या लोगों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए ही यूज़ होता है, जिसमें आपकी कैप्चरिंग है, आपकी अनऑथराइज्ड वीडियोस जो कि सब तमाम पाकिस्तान के हर मर्द और फीमेल है दोनों के लिए हैं, बायस ऑफ के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करूँ मैं, तो आपको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आपके पास मोबाइल की एक्सेस है तो आप किसी की भी वीडियो बना लें किसी भी पब्लिक स्पेस पे या किसी भी प्राइवेट स्पेस पे, ख़वातीन की स्पेशली। तो मेरा एक इंसिडेंट ये हुआ कि मैं रिसेंटली एक मूवी देखने गई अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ। तो वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स थे, लड़के थे कोई 20 से लेके 21-22 की एज में। उन्होंने मेरी एक वीडियो बना ली और फिर उसमें ये कि फ़ेक इन्फॉर्मेशन कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा है। तो वो जितनी वीडियो का एक क्लिप था वो फिर आगे से वीलॉग बना जो शहबाज गिल साहब ने आगे ट्रांसफ़र हो गई बनाया। तो न्यूज़ विदाउट जो आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ है, अगर वो इतनी जल्दी वायरल होती है सोशल मीडियाज़ पे, लोग उसको बग़ैर चेक किए उसका इतना क्विक जो है वो वायरल होना, तो वो मुझे थोड़ा सा हिट कर गया कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं ये बात अब खुलेआम कहती हूँ कि मैं एक पब्लिक फिगर ज़रूर हूँ लेकिन आई एम नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेरे फंडामेंटल राइट्स में मेरी प्रिवेसी, लिबर्टी ऑफ लाइफ, दैट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि मैं सियासत रिस्पेक्ट के लिए करती हूँ। तो उसको फिर मैंने जो है वो सोचा कि इस पर हमारे एक्ट्स मौजूद हैं जिनमें PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड, फिर उसके बाद पीका का एक एक्ट है 2016 का बना हुआ, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया का है एक्ट का 2016। हमारे पास कानून सब मौजूद हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। नौशीन साहब, आपको लगता है कि तो इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है आपकी जो मुखालिफ सियासी जमात है उसकी तरफ से कि उनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना कुछ इस तरह से कवानीन बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी बात जो है वो सोशल मीडिया पे ना फैल सके। वो कहते हैं कि आप लोग कवानीन को भी एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं ना कि ये मुल्क जो है ये आपकी हिमा पे नहीं चलना, ये कानून और कवायद के मुताबिक चलेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा जो कि एक पाकिस्तान का आइन है। देखें आप, मैं आपको एक मिसाल इस तरह देती हूँ कि क्लाइमेट चेंज आप देख रही हैं कि आपकी गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं और क्या हालात हो रहे हैं। उसी तरह अगर आपने पाकिस्तान में रहना है और अगर आप जो है पाकिस्तान के आइन को छेड़ेंगे तो उसके बाद आपके ऊपर भी जो है ना वो जिस तरह वो तूफ़ानी रेले आते हैं, ये कानूनी रेले आए तो फिर ही लोग जो है ना वो सेट हो जाएंगे। वरना आपने कहा कि कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, तो हुकूमत आपकी है इस वक्त, इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाना है, इस पे कोई मैकेनिज्म ये बिल्कुल जो रेजोल्यूशन हमने यूनानिमसली हाउस ने पास की है इसके ऊपर वर्किंग लॉ डिपार्टमेंट करेगा और जो आइन लगेंगे फिर उसके तहत जो है ये सजाएं होंगी। क्योंकि देखें ये जो ब्लैकमेलिंग खवातीन के साथ होती है ना, ये फिर री विक्टिमाइजेशन में जाती है, ठीक है। वो मोबाइल से उनको
आगे अपनी फ्रेंड को ले आओ, अपनी रिलेटिव को। तो देखें मैं एज अ पॉलिटिशियन आई गो थ्रू सो मेनी केसेस, और ये सिर्फ मोबाइल की वजह से होता है। बिल्कुल ऐसे, और आपको देख के लोग फिर खवातीन खासतौर पर इंस्पिरेशन भी लेती हैं अगर आप इतना मीनिंगफुल काम कर रही हैं तो। अच्छा, इससे पहले जो कवानीन मौजूद हैं जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं, पीका हो गया, पीनल कोड के कवानीन मौजूद हैं, पीपीसी मौजूद है, ये आपकी करारदाद या जो नया कानून बनेगा ये किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि ऑलरेडी कवानीन तो मौजूद है, इसका क्या कॉन्टेंट डिफरेंट है, मतन डिफरेंट है? देखें, ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये तो पिछले कवानीन को उजागर कर दिया और हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर दी कि जी आप कोई इस तरह के कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन जो है डेस्क बनाएं, पुलिस इसमें बाकायदा तौर पे थोड़ी एजुकेट हो जाए, खवातीन को ज़्यादा मसाइल ना और डिलेज ना हो। अगर कोई आता है इसके ट्रायल्स हों और फ़ौरन सजाएं हों, क्योंकि वहाँ डिले इन जस्टिस जो सबसे मुझे लगता है दुख होता है ना इस मुल्क में, वो ये जो सजाएं नहीं होती ना, एक दो आपका प्रेसिडेंट सेट हो जाए ना, फिर बाकी लोग जो है ना उनको समझ लग जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नेक्स्ट, लेकिन हमारा कल मेरे से जो बाकी हमारी हैं सारे अलायंस पार्टीज़, वो भी मुझे ये कह रही थी कि हम इस पे कानूनी जो है तरामीम भी लेकर आएँ और कोई लॉज भी ऐसे लेके आएँ जिनको वायलेट ना किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा चलें, ये तो आपकी रेजोल्यूशन की बात होगी। पाकिस्तान की सियासत के बारे में राइट नाउ जो चल रही है सिचुएशन, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। नए जो अब कुछ सज़ाएं भी हुई हैं, देन अभी 5 अगस्त भी गुजरा है, पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया। पीएमएलएन क्या सोच रही है, किस तरह से लेकर चलना है अपोजिशन को? देखें जी, हमने हमेशा अपोजिशन को दावत दी है कि वो आएँ, मुल्क के लिए बैठें, बात करें आके, लेकिन उनका काम आपको पता सड़कों पे निकल के एहतजाज करने के अलावा या इंतशार फैलाने के एहतजाज करना, तो लेकिन पुरअमन हो ना। आपको जो 9 मई का वाकया हुआ है जिसमें इनको सजाएं मिली हैं, वो काबिल मुज़म्मत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप, मैं जब कहती हूँ कि आप स्टेट को माँ कहते हैं, मैं अपने यंगस्टर्स को भी फिर आज दोबारा ये बावर भी कराऊंगी कि अगर आप स्टेट को माँ कहते हैं तो आप माँ को गाली नहीं दे सकते, आप माँ को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन इनका जो 9 मई वाक़या जो कि इंसान जो दहशतगर्दी के और ATC को जो है ना इनको सजाएं दी और फिर ECP ने इनको नाअहल भी कर दिया है, तो आप मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। आपको आर्टिकल 6 का भी पता है कि आप जो हैं, और उसके बाद इस मुल्क में अगर आपने रहना है तो मुल्क के कवानीन को फॉलो करना है। अच्छा, जो 5 अगस्त को एहतजाज हुआ, एक तो आप उसको किस तरह से देखती हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग निकले नहीं हैं, इतने लोग बाहर नहीं आए, और दूसरा अब नई कॉल जो है वो 14 अगस्त को एहतजाज की है। हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं इस एहतजाज से निपटने के लिए? मैं बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई बहुत ख़ास तैयारी की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि जो 4 साल की इनकी अपनी हुकूमत का दौर था, जो इनकी मैं कहूँगी इनकॉम्पिटेंस थी, नाअहली थी, वो काफ़ी है इनके लिए। हमारी अब जो वफाक में भी हुकूमत चल रही है और सूबे में भी चल रही है, वहाँ पे ख़ातून लीड करती हैं, तो शी इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इधर शहबाज साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी अनथक मेहनतें देखें आपके मुआशी पॉलिसी भी हमारी बेहतर हो गई। अभी आपकी इंडेक्स जो है वो 100 को जो है वो सरपास करके तो 1,46,000 का जो है रिकॉर्ड आपका कायम कर गई। तो आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। जो 5 अगस्त था वो सिर्फ कश्मीर डे के लिए जो है ना उसको वक्फ करना चाहिए था, उस पर भी इनका यही रोना था। और 14 अगस्त जिस दिन ये मुल्क हमें जो है वो मिला, इंडिपेंडेंस डे है हमारा, उस दिन और कोई बात नहीं होनी चाहिए, उस दिन सिर्फ मुल्क की बात होनी चाहिए थी। तो इनका मुल्क से कोई मेरा ख्याल ताल्लुक़ नहीं है, और ये हर जो वो करते हैं एक्ट वो मुल्क के ख़िलाफ़ चलता है इनका। तो फिर इनके लिए 14 अगस्त की मेरा ख्याल है ये फिर आपका या पीएमएलएन का मौक़िफ़ है ना, क्योंकि और भी बड़ी सियासी जमातें माजी के अंदर हम देख चुके हैं जिन्होंने मुंतखब किया इस तरह के अयाम को अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। MNA मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और वो क्या सोचती हैं या मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है मुल्क की सियासत के बारे में, उनका मौक़िफ़ हमने आप तक पहुँचाया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक अहम सेगमेंट पर, एक अहम टॉपिक पर हमने बात करनी है। पिछले दिनों आपने खबर सुनी थी ना कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त है वो सेल हो रहा है, और गधे बंधे हुए भी हमने वीडियो में देखे। सुनी थी उसके बाद बाहर जाके खाना छोड़ दिया था हमने। बताएं क्या खबर है? अच्छा जी, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके खालिस होने पर पाकिस्तान में जो है वो सवालात उठते हैं जो हम रोज़मर्रा खा रहे होते हैं, मगर हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे जिसमें आवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया, जिसका ताल्लुक गोश्त की सप्लाई से। इस्लामाबाद में एक मुकम्मल स्लॉटर हाउस पकड़ा गया जहाँ गधों का गोश्त जो है वो तैयार हो रहा था। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये गोश्त सप्लाई कहाँ पर हो रहा था, और क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी वाफर मिकदार में गधों का गोश्त हलाल गोश्त की जगह पर बेचा जा रहा हो और किसी को कानो कान खबर ही नहीं, या फिर मिक्स करके बेचा जा रहा हो, हमें तो पता भी नहीं चलेगा ना। कीमा खाया होगा आयशा कभी ना कभी तो। पता नहीं, मैं बाहर वाला कीमा इसलिए खाती नहीं हूँ। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर आवाम ये जानना चाहते हैं कि लाहौर समेत सूबे के बड़े शहर जो हैं यहाँ पर आने वाले गोश्त की जाँच किस तरह से की जाती है, कैसे पता चलाया जाता है कि गोश्त जो है हलाल है या नहीं है।
टोरंटन मार्केट का मैं जिक्र लाजमी करना चाहूँगी, जो लाहौर की सबसे बड़ी चिकन और मीट मार्केट है। वहाँ की चेकिंग कैसे होती है, इसी के साथ साथ ये भी इंतहाई अहम है कि बीमार या मुर्दा जानवरों का गोश्त अगर पकड़ा जाए तो पंजाब फूड अथॉरिटी इन सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई करती है, ऐसे कौन से कवानीन हमारे पास मौजूद है और अभी तक कोई कन्विक्शन हुई है या नहीं हुई, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब, वो ज्वाइन किया लाहौर से, उनकी तरफ चलते हैं। आसिम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो गधों का गोश्त पकड़ा गया है, ये पंजाब में कहाँ पर पकड़ा गया है? क्या किसी ने रिपोर्ट किया था या फिर किसी चेकिंग के दौरान पता चला कि गोश्त जो है हलाल नहीं है बल्कि गधे का गोश्त है? मैडम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने ये गधे का गोश्त पकड़ा था और ये एक गैर मुल्कियों का स्लॉटर हाउस था। वो इस स्लॉटर हाउस के ज़रिए अपने मुल्क में इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तकरीबन 50 से करीब गधे और उनका गोश्त वहाँ पे पाया गया। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी और इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं उनकी इंस्पेक्शंस की, बड़ी डिटेल से इंस्पेक्शंस की। वहाँ पे जो है वो गधे का गोश्त जो है वो मतलब कुकिंग के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गधे का गोश्त जो है वो कम से कम बीफ से 4 से 5 गुना महंगा है। अच्छा। एक आम सा गधा जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख में मिलता है, जबकि जो बछड़ा होता है या कट्टा जिसे हम कहते हैं बीफ, वो तकरीबन आपको 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख में मिल जाता है। मैं आपसे डिसएग्री करना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो हैं उनका ताल्लुक एक रिमोट एरिया से है। वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर 10 से 12 हज़ार में आपको एक मुकम्मल गधा जो है ना वो मिल जाता है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन मुझे लगता है, या तो ये बड़े शहरों में आपको नज़र आता होगा कि 4 से 5 लाख का गधा है, लेकिन अगर आप छोटे शहरों की तरफ या रिमोट एरियाज़ की तरफ चले जाएँ वहाँ पर तो गधे जो हैं वो बड़े सस्ते दामों मिल जाते हैं। मैडम, मैं अर्ज़ करूँगा, मैं भी जो है वो गांव से बिलोंग करता हूँ। 12,000 की कीमत में तो आपको बिल्कुल भी गधा नहीं मिल सकेगा। गधे बिल्कुल बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है गधों के ऊपर नॉर्मली जो है वो गांव के अंदर रहते हुए जो भैंसों का चारा वगैरह है या इस तरह की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है गधा गाड़ी के ज़रिए से या वैसे ही गधे के ऊपर लाद के। लेकिन हमने ये तमाम लाहौर में, उसके अलावा पंजाब के बाकी बड़े शहरों में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डिटेल से इंस्पेक्शंस की, फूड पॉइंट्स की, हमें ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं मिला। अच्छा, और ये चलिए आपका पॉइंट है। अच्छा, वैसे स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जब आती है ना पूरे मुल्क की, हर साल जब खत्म होने वाला होता है तो हर साल हम ये बता रहे होते हैं कि गधों की तादाद जो है ना वो इतनी बढ़ चुकी है या फिर इतने गधे जो है वो एक्सपोर्ट किए गए। चलें जी, अब जो गोश्त मिल भी रहा है मोहम्मद आसिम साहब मार्केट में, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक सही है? हिफ्ज़ाने सेहत के जो उसूल हैं उसको मद्देनज़र रखकर अगर देखा जाए तो वो हम सही गोश्त खा रहे हैं इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल है? मैडम, इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो मीट सेफ्टी टीम्स हैं पूरे पंजाब में मुतहरिक रहती हैं और जो भी अनहोलसम मीट होता है या सब स्टैंडर्ड मीट होता है हम उसको तलब करते हैं। और अगर कहीं पे भी, जैसे टोरंटन मार्केट है, इसमें ये बड़ी एक मार्केट है, आपको पता है लाहौर की, यहाँ पे हमारी जो मीट सेफ्टी की टीम्स हैं वो राउंड द क्लॉक मौजूद होती हैं। इसी तरह से लाहौर की जो बड़ी मार्केट्स हैं, मुगलपुरा मार्केट है, समनाबाद मार्केट है, इसके अलावा बकर मंडी की मार्केट है, यहाँ पर हमारी टीम्स जो है राउंड द क्लॉक मौजूद रहती हैं। इसी तरह से पंजाब के बाकी जो अजला हैं उसमें भी हमारी मीट सेफ्टी की टीम्स मौजूद रहती हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीबन पिछले साल में, पिछला माली साल जो अभी गुजरा है, इसमें 21 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त हमने चेक किया, जिसमें से जो मुज़रे सेहत गोश्त था 6,86,000 किलोग्राम, उसको हमने तलब किया। और मीट के हवाले से जो लोग अडल्ट्रेशन कर रहे थे या सब स्टैंडर्ड गोश्त जो है बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमने 204 FIRs की। एक बड़ी सज़ा एक शख्स को बकर में हुई। इसी तरह का जो है वो ख़राब गोश्त बेचने के ऊपर तकरीबन 13 साल की उस शख्स को जो है वो जो ऑनरेबल कोर्ट थी उसने सज़ा दी। तो पंजाब में सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, क्योंकि हमारी इंस्पेक्शन टीम्स जो हैं वो हर वक्त मुतहरिक रहती हैं। खुशी हुई है मुझे ये सुन के कि पंजाब में सिचुएशन जो है अब थोड़ी बेहतर है। अच्छा आसिम साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि तरीक़ाकार क्या होता है जब भी आप कहते हैं कि आपकी टीम्स जो हैं या आपके लोग जो हैं, आपके ऑफिसर्स और राउंड द क्लॉक मौजूद होते हैं बड़ी मार्केट्स के अंदर, तरीक़ाकार क्या होता है?
किसी भी मार्केट में, किसी भी दुकान में, किसी भी वक्त जाकर गोश्त को चेक किया जाता है, या फिर कोई हम क्या कह सकते हैं, एक नाका लगाया होता है जहां से चेक करके गोश्त को अंदर भेजा जा रहा होता है? थोड़ा तरीक़ेकार के बारे में बताइएगा। मैडम, शहर की जो एंट्री पॉइंट्स है उसके ऊपर हमारे नाकाजात भी होते हैं, और उसके अलावा बड़ी मार्केट्स में और मुख्तलिफ जो बुचर शॉप्स हैं, मीट मार्केट्स हैं, उनमें हमारी टीम्स जो है वो जाके इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं। अब गोश्त के हवाले से दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो ये है कि उसकी जो स्मेल होती है वो भी इंडिकेटिव होती है कि वो गोश्त जो है वो मतलब सेहतमंद जानवर का है या उसमें कोई इशू है। दूसरी बात, उसका कलर जो है वो बहुत मैटर कर रहा होता है कि अगर वो मतलब प्यूट्रीफाइड मीट है या अनहोलसम मीट है तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम बीफ या मटन की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है वो चेरी रेड इसका कलर होता है, लेकिन अगर उसमें ब्लैकिश स्पॉट्स आ जाएं या ग्रीनिश स्पॉट्स आ जाएं या कहीं पे नीले रंग के स्पॉट्स आ जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि वो गोश्त ठीक नहीं है। फिर हमारे पास जो है ये कैसे मुमकिन बनाया जाता है मोहम्मद आसिम साहब के जानवर जो ज़िबा किए जा रहे हैं वो बीमार या मुर्दा तो नहीं है कहीं? देखें, इसके हवाले से पंजाब में स्लॉटर हाउसेस मौजूद हैं जिनको लोकल गवर्नमेंट जो है वो चलाती है और उसकी स्टैम्प होना ज़रूरी होता है। मज़ीद हम इसको जो है वो बेहतर इस तरह से कर रहे हैं कि रीमॉडलिंग ऑफ स्लॉटर हाउसेस के हवाले से हमारी एक पूरी जो है वर्किंग हो चुकी है। जो कुछ कवानीन में हम अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, नई रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, जिसके तहत जो भी एनिमल स्लॉटर होने के लिए आएगा पहले उसका एंटी मॉर्टम किया जाएगा, वेटनरी डॉक्टर उसका एंटी मॉर्टम करेंगे। उसके बाद तमाम के तमाम जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो पंजाब अथॉरिटी के साथ रजिस्टर। ठीक है आसिम साहब, एंड में ये बता दीजिए, अगर किसी को शक हो किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी ऐसी शॉप पर जाकर जो कि मीट शॉप है कि यहाँ पर गोश्त ठीक नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरह से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? कोई नंबर मौजूद है? जी, हमारा टोल फ्री नंबर 1223 है, इस पे आप इतला कर सकते हैं। हमारी जो मीट सेफ्टी की टीम्स हैं पहुंचेंगी और अगर इस तरह की शिकायत है तो हम इसी तरह से फूड के किसी भी इशू के ऊपर कोई कंप्लेंट है 1223 पे आप इतला कर सकते हैं। हमारी जो इंस्पेक्शन की टीम्स हैं पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिम साहब, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कहीं पर गोश्त खरीदने के लिए जा रहे हो और आपको लगता है कि ये गोश्त ठीक नहीं है तो आप इत्तला दे सकते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी को 1223 पर, जो कि टोल फ्री नंबर है। यहाँ पर आई होप सो इंशाल्लाह यहाँ के ऑफिसर जो हैं पहुंचेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम अपने यूजुअल ऑफिशियल जो हमारा सेट है वहाँ से अचानक से किधर आ गए हैं। हम वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन ये सेट हमारा नया है और इसकी एक ख़ास वजह है। इसकी ख़ास वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हर साल हम अरबों डॉलर सर्व कर देते हैं पेट्रोल पर और डीजल पर। ईंधन के अखराजात ना सिर्फ हमारी मईशत को खोखला कर रहे हैं बल्कि हमारी फ़ज़ा को भी जहर आलूद बना रहे हैं, और दुनिया इस बिगड़ते हुए मंजरनामे का जो हल पेश कर रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसीलिए आप हमारे बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं, एक तरफ आपको गाड़ी नजर आ रही होगी, एक तरफ आपको बाइक नजर आ रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक ईवी पॉलिसी आ चुकी है। अब ये जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां जिनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहते हैं, इसके साथ साथ कम खर्च भी होगा इससे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ ईवी लाकर हम पाकिस्तान को खुद कफील, साफ सुथरा और मौशी तौर पर मुस्तहकम बना सकते हैं, या इसके पीछे कुछ ऐसी ज़मीनी हकीकतें भी मौजूद हैं जिन्हें समझे बगैर ख्वाब ही रह जाएगा। ये सारे सवालात आपके भी जहन में, हमारे भी जहन में। इन सारे सवालों का जवाब जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हुनैन अमीन ने खुसूसी पैकेज तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। चार्जिंग स्टेशन का जो टैरिफ है कम करके 39.70 पे लेके आए। हम ये देख रहे हैं हर वीकेंड पे एक नई गाड़ी लॉन्च हो रही है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईंधन जलाने के बजाय बिजली पर चलने वाली सवारियां माहिरीन के मुताबिक बहुत ज़रूरी हैं, न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए बल्कि मुल्क के बहुत बड़े माली खसारे को कम करने के लिए भी। वो ऐसे कि चूँकि पाकिस्तान में ख़ाम तेल निकाला नहीं जाता तो ये बहुत बड़ी मकदार में बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, और इस इम्पोर्ट हुए हुए तेल का सबसे बड़ा मसरफ़ यही रोड ट्रांसपोर्ट, जिनमें बाइकें, गाड़ियाँ, बसें, ट्रक्स वगैरह शामिल हैं। गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान में करीब $5 बिलियन से ज़्यादा खाम तेल इंपोर्ट किया गया था, और इसके अलावा पेट्रोलियम की दीगर बनी बनाई मसनूआत भी $10 बिलियन से
ज़्यादा इंपोर्ट की गई थी। तो लगभग एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $15 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोलियम की चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। माहिरीन के मुताबिक इन इंपोर्ट्स का करीब 70% इसी रोड ट्रांसपोर्ट की सवारियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तसव्वुर करें कि इस $15 बिलियन में से $8 बिलियन भी इन रोड ट्रांसपोर्ट की सवारियों पे लगता है। और रोड ट्रांसपोर्ट के जो सवारियों के मोड हैं, मतलब गाड़ियाँ, बाइकें, ट्रक्स, बसेस वगैरह, वो लोग ईंधन चलाने वाली गाड़ियों को तर्क करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आना शुरू हों और 30% भी आ जाएं, तो इससे मुल्क को तकरीबन $2.25 अरब का फ़ायदा होगा या $2.25 अरब का नुकसान कम हो जाएगा। याद रहे कि $2.25 अरब उससे करीब दोगुनी रकम है जितनी पाकिस्तान को IMF से अक्सर डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए चाहिए होती है। एक गाड़ी 10 किलोमीटर आप चलाते हैं विद 1 लीटर एवरेज अगर आपको देती है, तो अगर 250 रुपये लीटर है तो समझ लें कि आप 1 किलोमीटर 25 रुपये में चला रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी प्राइस 10, 12, 8 पे चली जाती है। गवर्नमेंट की ये जो EV पॉलिसी है ना, दिस विल सपोर्ट सोलर एज वेल, बिकॉज पीपल विल बी चार्जिंग एट होम। तो जो आपका इम्पोर्ट बिल है, जो पेट्रोल आप खरीद के लाते थे, गवर्नमेंट विल सेव एन इम्पोर्ट बिल। तो जो लेबर मोबिलिटी इन द मार्केट्स, इट विल बी वेरी चीप। अगर हम दुनिया से कंपेयर करें कि फी 1000 लोग हमारे पास सिर्फ 18 गाड़ियाँ हैं। अगर हम इंडिया को देखें वो 150 है, अगर हम ब्राज़ील को देखें वो 200 से ज़्यादा है, और अगर हम बड़े ममालिक यानी कि US की तरफ भी देखें वो नंबर 1000 से भी ज़्यादा है, यानी कि फ़ी कस अगर वहाँ पे देखें तो 1 से ज़्यादा गाड़ी है। तो फिर हमें ये क्यों लगता है कि सड़क पे गाड़ियाँ बहुत हैं? उसकी वजह ये है कि हमारे शहर इतने बड़े फैल चुके हैं, और दूसरा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की मजबूरी है कि उन्होंने जहाँ भी जाना है तो गाड़ियों में जाना है। मोटर बाइक्स अगर हम देखें तो अब वो 50 से 60% घरों में है, और अगर हम ऐसे घर जो जिनके पास बाइक और गाड़ी दोनों है उनको अलग करते हैं, उसमें तकरीबन 4% ऐसे हैं। तब भी हमारे पास तकरीबन 55 से 57% ऐसे घर हैं जिनके पास मोटर बाइक्स हैं। इनके लिए शिफ्ट करना भी मुश्किल है। जहां एक शख्स जो कि 50, 60, 70 हज़ार का बहुत एंट्री लेवल बाइक अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ले सकता है, अगर वो EV पे जाएगा तो उसको हो सकता है 1.5, 2 लाख का मिले, यानी कि उसकी कॉस्ट डबल या उससे भी ज़्यादा होगी। तो पहला ये इशू है, और ये इशू और बड़ा इसलिए है कि आपका बहुत सबसे जो फाइनेंशियली लोअर तबका है वो तो 50, 60, 70 हज़ार के मोटर बाइक ही क्रेडिट पर ले रहा है। पाकिस्तान में जो बाइक्स आए हैं अभी तक, उनका जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। सो आप एक चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और दूसरा उनकी जो रेंज है वो बहुत कम है। जिन्होंने कमर्शियल यूज़ करना है बाइक्स का, जिसमें राइड हेलिंग बाइक सर्विस भी है, जिसमें फूड डिलीवरी भी है, जिसमें कोरियर्स भी हैं, जिसमें सेल्स पर्सन भी हैं, और इस तरह के और भी जो लोग हैं जो कि कमर्शियल यूज़ है, उनके लिए ये फीजिबल नहीं है। ये कंडीशन लगा दी जाए कि आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट जो है वो 50%, 60%, 70% गाड़ियाँ जो लेगी वो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, और उसके अलावा जो बाकी हैं उसमें भी हाइब्रिड को प्रेफर किया जाए। लेकिन सिर्फ नहीं EVs के आ जाने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ों की जन्नत में रहने जैसा है। कुछ ज़मीनी हकीकतें हैं, जैसे कि लोगों के माली हालात का बेहतर होना, लोगों का पुरानी कंबस्टन इंजन वाली गाड़ियों को तर्क कर देना, और हुकूमत का ऐसी पॉलिसीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो देरपा और मुनज़्ज़म हो ताकि तमाम लोग एक सफ़े पर आएँ। ये तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट जो है हुनैन ने बनाई है। एक अच्छा सा कंपैरिजन जो है ना उन्होंने दीगर ममालिक के साथ भी सामने रखा है कि अगर EV पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या कन्वर्ट हो जाते हैं एटलीस्ट 30% तक 2030 तक, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत का भी फ़ायदा हो सकता है। खैर जी, पंजाब हुकूमत जो है उसने भी हाल ही में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वालों को 1 लाख रुपए की माली मुआवनत फराहम की जाएगी। लेकिन उससे पहले कि हम जाएँ और इसके बारे में मज़ीद बात करें, हम आपको बता देते हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिजवाना अंजुम साहिबा, जो कि टीम लीड हैं CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। उनको वेलकम करेंगे। रिजवाना साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 1 लाख रुपए की मुआवनत जो है
इसकी डिटेल्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से दी जाएगी, क्या ये सब्सिडी है या फिर ये कोई और तरीकाकार इख्तियार किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से? जी थैंक यू वेरी मच, मुझे आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो है सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है, जो कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इनिशिएटिव है। इस प्रोग्राम के तहत अगर आपने ई बाइक जो है वो खरीदनी और आप खरीद चुके हैं दिसंबर के बाद, चूँकि दिसंबर में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो दिसंबर के बाद अगर आप ई बाइक खरीद चुके हैं और आप उस पे जो है उसको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो एक डैशबोर्ड जो है ऑनलाइन वो है, उस ऑनलाइन डैशबोर्ड पे जाके सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर कराने के बाद इसका जो कुछ डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही सबमिट कराई जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये डिटेल के आपका जो ई बाइक है उसका चेसिस नंबर जो है, इंजन नंबर, उसकी तस्वीर आप लेंगे, आप उसकी जो रजिस्ट्रेशन बुक है उसकी कॉपी की तस्वीर लेंगे, आपने परचेज कब की वो परचेज रसीद जो है वो आप साथ अटैच करेंगे। ये चीज़ें अटैच करने के बाद अगर आप अपना एक जो फॉर्म है वो ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करा देते हैं तो इस पर हुकूमत पंजाब जो है वो 50,000 रुपया जो है सिटीजन्स को वो दे रही है। और इसके साथ साथ 50,000 रुपये का जो अगला फेज है वो ये है कि आप उस ई बाइक को इस्तेमाल करेंगे और सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का जो एक ऐप बना हुआ है उस ऐप के थ्रू रजिस्टर कराएंगे। वो ऐप डैशबोर्ड पे हमें ये बताती रहेगी कि आपने कितना जो है किलोमीटर वो डेली बेसिस पे और महाना बेसिस पे जो है वो कवर किया है, क्योंकि हमारा मकसद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है को कम से कम करना है। कोई उम्र भी आपने मुख्तस की हुई है कि इतनी उम्र के अफराद चाहेंगे तो वो ले सकते हैं ये ग्रीन क्रेडिट जिसकी आप बात कर रही हैं, या फिर कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी एक बाइक रखता है और वो कन्वर्ट करवाता है या फिर लेना चाहता है बाइक वो आकर ले सकता है इस ग्रीन क्रेडिट को? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहली शर्त तो यह है ना कि आपकी जो है ई बाइक वो रजिस्टर होनी चाहिए और रजिस्टर होने के लिए उम्र की जो शर्त है एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों की सिर्फ वो शर्त है। इसके अलावा उम्र की कोई शर्त नहीं है, किसी भी किस्म की जेंडर की कोई शर्त नहीं है। जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन को इस पर मैक्सिमाइज किया गया है और बहुत ज़्यादा तादाद में फीमेल्स जो हैं वो ई बाइक्स हमारे प्रोग्राम के साथ रजिस्टर हो रही हैं। तो दूसरी फेज में हम इनको अगर आप 6,000 किलोमीटर 6 महीने के अंदर अंदर चलाते हैं तो उस पर 50,000 दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा 1 लाख का पैकेज है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो शहरियों को दे रही है। अभी ये सहूलत लाहौर में है फिलहाल, लेकिन इसको जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है पूरे पंजाब में। और ना सिर्फ ये कि ई बाइक्स पे दिया जा रहा है, ई कार्स पर भी गवर्नमेंट जो है वो उसकी परचेज पर जो है इसी तरह से लोगों को पैसे दे रही है। रिजवाना साहब, आपने जिस तरह बताया कि ई बाइक्स भी हैं, ई कार्स भी हैं और उन पर लोडर लेते हैं, उन पर सब्सिडी दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, तो चार्जिंग स्टेशंस का जो कयाम है वो एक कितना बड़ा कंसर्न है? कब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशंस हम मुल्क में देखेंगे ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके? जी बिल्कुल, इसका जो अभी जो सेकंड स्टेप जो कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनने हैं वो अभी पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है वो उसका पूरा एक रोड मैप जो है, पूरा उसका जो प्रोजेक्ट है, स्टडी है, वो सारी तैयार हो चुकी है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बाय सितंबर होपफुली आपको वो चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसमें कोई गुंजाइश है? अगर बसेस हैं, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है चार्जिंग स्टेशंस के हवाले से, तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, वो खुद का चार्जिंग स्टेशन कायम कर सकता है। हुकूमत इस बारे में क्या करिए? जी बिल्कुल, आप जो एग्जिस्टिंग जिनकी जो स्टेशंस हैं, जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल स्टेशंस हैं, प्रेफर यही किया जाएगा कि उन्हीं पे जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस कायम किए जाएं और ये प्राइवेट सेक्टर को ही इसमें एंगेज किया जाना है। ओके, ठीक है। अच्छा रिजवाना साहिबा, तो आपने कहा सितंबर तक इसका एक रोड मैप और इसके अंदर काम भी होता हुआ नजर आएगा, तो तब तक फिर ये जो 30 मुल्क के अंदर चार्जिंग स्टेशंस है लोगों को उसी से गुजारा करना पड़ेगा सर? जी अभी फिलहाल तो देखिए, हम ये प्रोग्राम जो सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये जब दिसंबर में आया तो हमने इसकी स्टडी की कि इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी का क्या तनासब है और लोग कितना इलेक्ट्रिक बाइक्स पे, इलेक्ट्रिक कार्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस वक्त बहुत कम रुझान था, लाइक ये कि हमारे पहले फेज में सिर्फ 11 इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो हमारे साथ रजिस्टर हुई। तो अब जो चीजें जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं, चीजें मार्केट इसकी एक बनती हुई नजर आ रही है और लोगों को एक अवेयरनेस जो है हम इस प्रोग्राम के तहत दे रहे हैं,
फेडरल गवर्नमेंट इस पे अपनी जो है पॉलिसी वो लॉन्च कर चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी पॉलिसी लॉन्च इस पे कर रही है। तो ये जैसे ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं, सिस्टम ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो बहुत अच्छी पॉलिसी है रिजवाना साहिबा, बहुत अच्छी। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस पॉलिसी को, होना चाहिए ग्रीन पाकिस्तान के लिए। लेकिन तरतीब की मैं बात कर रही हूँ, अगर चार्जिंग स्टेशन ही मौजूद नहीं होंगे और लोग ईवी बाइक ले लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से फिर वो अपनी जो बाइक्स हैं, खास तौर पर अगर मैं बात करूँ, उनकी चार्जिंग किस तरह से करेंगे? अगर कोई गाड़ी भी लेना चाह रहा है तो सिर्फ 30 चार्जिंग स्टेशन है, किसी ने लंबे ट्रैवल पर लंबी जर्नी पर जाना हो, तो आपको लगता है कि इस तरह से आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? सिर्फ पैसे या सब्सिडी देकर आप कन्विंस कर लेंगे कि आप अपने जो बाइक है वो ईवी ले लें या फिर उसको चेंज करवा लें, कन्वर्ट करवा लें? चार्जिंग स्टेशन होना आपको नहीं लगता कि पहले ज़रूरी है? जी बिल्कुल, चार्जिंग स्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अभी चूँकि ये एक मार्केट का जो ट्रेंड है वो उसको देख के चार्जिंग स्टेशन जो है इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये चार्जिंग स्टेशंस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और चार्जिंग स्टेशन अभी फ़िलहाल जो है, चूँकि अगर आप ई बाइक की सिर्फ बात करें तो अगर एक दफ़ा फुल बैटरी जो है वो आप चार्ज कर लेते हैं तो 70 to 80 किलोमीटर तक वो जो एक एवरेज ई बाइक है उसकी चल रही है। और इससे ज़्यादा जो है, जैसे जैसे आप उसकी प्राइस में आगे जाते हैं और उसकी बैटरी ज़्यादा रिफाइंड किस्म की आप लाते हैं तो वो 120 किलोमीटर तक भी कर रही है। तो शहर के अंदर ट्रैवल करने के लिए, इवन जो है 2 शहरों के दरमियान जाने के लिए भी ये फासला काफ़ी है कि एक बैटरी के साथ आप कर सकते हैं। रूरल एरियाज में भी चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो कायम किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप शहरी इलाकों में तो चार्जिंग स्टेशन ज़ाहिर है कायम हो ही जाएंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। रूरल एरियाज के हवाले से भी कोई खास प्लान है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें स्टेप वाइज जो है वो फेज वाइज चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आनी शुरू होंगी, क्योंकि एक नई चीज़ है। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसकी पहले पूरा एक रोड मैप तैयार होता है, उसको फेज वाइज जो है वो लेके आया जाता है अवाम के पास, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे रूशनास होते हैं और उसको फिर फेजेस में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है चीज़ों को, क्योंकि ये एक बिहेवियर चेंज है। आपने लोगों का एक लाइफस्टाइल, एक बिहेवियर चेंज करना है, तो इसको एकदम से आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जाना पड़ता है। तो अभी हम उस पे अवेयरनेस पे लोगों में ये शऊर बेदार करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करने के हमारे क्या फायदे हो सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली, ठीक है। बहुत शुक्रिया रिजवाना अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी इस प्रोग्राम के बारे में। इस सारी सिचुएशन पर कुछ मजीद बात करते हैं। डॉक्टर सरदार मुअज्जम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD नीका, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के MD हैं। उनसे इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक है। सबसे पहला मेरा सवाल ये जो मैं रिजवाना साहिबा से भी कर रही थी कि इस वक्त सिर्फ 30 के करीब चार्जिंग स्टेशन जो है वो पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो कि यकीनी तौर पर नाकाफ़ी हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो एक नया कल्चर अब फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इसको फ़रोग़ दिया जा सकता है या फिर इसमें मज़ीद अमली इक़दाम जो है वो फौरी तौर पर होने चाहिए? देखिए, ये जो नंबर है ना, उसमें 2 बातें देख लें कि जो एग्जिस्टिंग है और जो लग रहे, ये नहीं है कि वो नंबर उधर साकत खड़ा है, उसमें और चार्जिंग स्टेशन इस वक्त लग रहे। हमने खुद एक i8 i9 में एक लगवाया रिसेंटली, वो लॉन्च भी किया। उसके पैरेलल में पूरे पाकिस्तान के अंदर से लोग रजिस्टर कर रहे हैं, फीसें पे कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं अपने चार्जिंग स्टेशन। ये है कि देयर आर कंपनीज हु आर ऑफरिंग कि जिसने चार्जिंग स्टेशन लगवाना है वो उनके साथ लैंड की जो लीज उनके साथ साइन करे, वो आके खुद उनको चार्जिंग स्टेशन लगवा के देंगे। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि दे विल स्प्लिट द प्रॉफिट, बाकी वो ले लो। इसके अलावा नंबर ऑफ कंपनीज जो कि आ रही हैं, पार्टनरशिप साइन कर रही हैं, कहीं प्लाजास के बाहर, कहीं और जगह लोकेशन आइडेंटिफाई कर रही हैं एंड वर्किंग ऑन इट। करंटली अगर आप इस नंबर को देखें, दोज हु आर रजिस्टर्ड और दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड, जिन्होंने हमसे लाइसेंसेस लिए हैं, तो नंबर इज अल्हम्दुलिल्लाह अबव 100। ये जब से ये पॉलिसी और इससे पहले जो रेगुलेशंस का निफाज हुआ उससे ये नंबर बढ़ रहे हैं। सो दैट इज जस्ट वन साइड। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच आई वांट टू हाईलाइट कि जो आप देखते हैं ना कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर राइट फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स और फिर इस रेगुलेशन के आने के साथ तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग। अर्लियर एक क्वेश्चन ये था लोगों के दिमागों में कि जो गाड़ी लेने वाला है वो गाड़ी इसलिए नहीं ले रहा था कि देयर वाज नो चार्जिंग स्टेशन, और चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला इस वजह से रिलक्टेंट है, वो कहता है गाड़ियां ही नहीं है तो मैं चार्जिंग स्टेशन कैसे लगाऊं।
लोग मेरे पास आएंगे नहीं, मेरे पास बिजनेस केस नहीं है। सो आई थिंक वी आर एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इस ईवी पॉलिसी के ऊपर भी, जो करंट एनईवी पॉलिसी भी आई उसके ऊपर भी जो अभी लॉन्च होने जा रही है, उसके साथ पीछे जो पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दैट इज वन डेवलपमेंट के चार्जिंग स्टेशंस ला करें। सेकंड, अगर आप इस प्रोविजन को इस तरह देखें कि पीपल कैन चार्ज एट होम एज वेल। राइट, तो अगर अगला सवाल भी मैं यही करने वाली थी डॉक्टर साहब के आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ईवी की जो लोकल प्रोडक्शन है वो मुमकिन हो सकेगी, और अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो हुकूमत इस हवाले से किस तरह से मदद कर रही है ताकि आवाम को अवेयरनेस दी जा सके और काबिल रसाई और मकबूल हो सके इस आवाम में? मैं इस पे ये बात कहूँगा कि इस वक्त जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने एक रेवोल्यूशन देखा, अभी कुछ दिन पहले 2-3 आप देख लेंगे कि इंटरनेशनल जैसे BYD देखे मैं, उन्होंने अभी अपने कंप्लीटली बिल्ड यूनिट CBU जिसे कहते हैं, दे आर सेलिंग इन द मार्केट। उसके साथ साथ देयर आर अदर बिग प्लेयर्स कमिंग इन। अच्छा, पहली तो बात यह है कि ना सिर्फ वो इधर आ रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, बट दे आर ऑल्सो गिविंग दिस कमिटमेंट, और उन्होंने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से लाइसेंसेस भी लिए कि दे आर एस्टैब्लिशिंग देयर प्लांट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान। अभी जिन लोगों ने चार्जिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, जो चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, मल्टीपल हैज शोन देयर इंटरेस्ट कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चार्जिंग स्टेशंस मैन्युफैक्चर करने का भी प्लान रखते हैं। Different investors approached with that, they are interested to establish charging stations. So we feel like this is important area where we can work together. राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरदार मुअज्जम हमारे साथ मौजूद थे, MD नीका है। वी ट्राई टू एक्सप्लोर कि ईवी की जो पॉलिसी लाई गई है या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस चीज़ को, इस कल्चर को फ़रोग दिया जा सके, इसके ऊपर काम कितना ज़्यादा हो रहा है और वाकई में सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हम कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर मज़ीद बात करते रहें और आपको अवेयरनेस देते रहें और ख़ुद भी अवेयर होते रहें। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपसे मुलाकात करवानी एक ज़बरदस्त मेहमान की जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है और एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी जो हैं वो किसी भी शोबे में किसी से भी पीछे नहीं है और दीगर स्पोर्ट्स में भी आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करें बानो बट की, जिन्होंने थाईलैंड में मुनक्किदा इंटरनेशनल ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का एजाज़ हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में दुनिया भर से 50 से ज़्यादा बेहतरीन एथलीट्स शरीक हुए थे और बानो जो है उन्होंने सबको पछाड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। -50 की केजी कैटेगरी में सबको जो है ना हम कह सकते हैं कि वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। इससे पहले भी कई इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स जो है ना वो जीत चुकी हैं, तो हमने सोचा आज उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं और आपसे भी उनकी मुलाकात करवाते हैं। बानो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बानो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जब भी एक एथलीट अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पर और अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतता है, तो वो एक जो फीलिंग होती है ना वो अनएक्सप्लेनेबल होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ मैं ऐसे आगे और भी मेडल जीतूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी दुआ भी आपके साथ है, नेक तमन्नाएं भी आपके साथ हैं। मानो ये बताइए कि ये जो जर्नी है ये आपका कैसा रहा और यहाँ तक कैसे पहुंची आपने? ये जो इवेंट है इसमें शिरकत के लिए तैयारी कैसे की? ये जर्नी इजी बिल्कुल भी नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारी स्पोर्ट्स करती हूँ। मैं MMA भी करती हूँ, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, जूडो, जितेत्सु, सो डिफरेंट स्पोर्ट्स है। ग्रैपलिंग एक डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी है। तो इस इवेंट में मुझे शॉर्ट नोटिस पे पता चला कि ये इवेंट आ रहा है थाईलैंड में, तो मैंने डिटेल्स वगैरह देखी। 1 वीक के अंदर अंदर मैं थाईलैंड आ गई
4 to 5 डेज इवेंट से पहले इधर ट्रेनिंग की और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई, क्योंकि जो यहाँ के कोचेस थे उन्होंने मुझे कहा कि आप खेलो, आप बहुत अच्छी हो। लास्ट टाइम भी मैंने इसी चैंपियनशिप में ADCC में जो दिसंबर में हुई थी उसमें ही -50 kg में मैंने तब भी गोल्ड जीता था और अब भी जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 से 5 दिनों में तैयारी मानो, क्या ये आसान था 4 से 5 दिन में तैयारी हो जाना, या फिर क्योंकि आप ऑलरेडी एक एथलीट हैं और आपकी ट्रेनिंग जो है वो साथ साथ चल रही होती है तो इसलिए मुश्किल नहीं हुई आपको? थोड़ी सी तो मुश्किल होती है, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग यूजुअली इवेंट्स की जब डेट मिलती है तो मैं उस इवेंट पे फोकस कर लेती हूँ। इससे पहले मैं MMA की तैयारी कर रही थी और ग्रैपलिंग का एक इवेंट अनाउंस हो गया नोगी, तो मुश्किल थोड़ी सी नहीं हुई, थोड़ी सी हुई क्योंकि मैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रही थी। पाकिस्तान से जब यहाँ आई तो यहाँ का वेदर अलग था और काफी सारी चीजें चेंज होती हैं। फ्लड में मुझे फीवर भी हो गया, मैं बीमार भी हो गई। देन मैंने रिकवर किया खुद को, फिर वेट कट करना होता है, वेट कट किया, फिर इवेंट में जाके खेली, पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बानो, ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिली वहाँ तक जाने के लिए? जी नहीं, मुझे हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। मैं प्राइवेट स्पॉन्सर के थ्रू यहाँ पर आई हूँ। ओके, तो आपने खुद से कभी राब्ता करने की कोशिश की या किसी ने आपसे राब्ता करने की कोशिश की गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक ऐसी एथलीट हैं जो कई मरतबा पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं इंटरनेशनल मुकाबलों के अंदर, यू डिजर्व इट, कि आपको रिकग्निशन मिले गवर्नमेंट की तरफ से भी? जी बिल्कुल, मैंने मैसेजेस किए थे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, CM को भी, तो मुझे रिस्पांस तो नहीं मिला तब। लेकिन मैं जब यहाँ पहुंची थी तो मुझे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से सर की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे पूछा, डिटेल्स वगैरह ली कि मैंने पाकिस्तान कब आना है। उन्होंने कहा है कि वो मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह सितंबर में। सो होपफुली उन्होंने मेरी जो अचीवमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि अब हमारी गवर्नमेंट जो बदल रही है, एथलीट्स को सपोर्ट कर रही है, तो मैं चाहती हूँ मुझे भी सपोर्ट किया जाए। मैंने रिसेंटली मई में एशियन जिद्दू चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। लास्ट ईयर भी मैंने गोल्ड जीता था, लास्ट दिसंबर भी मैंने गोल्ड जीता था और अभी भी मैंने पाकिस्तान के लिए जबरदस्त हो गया। आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं और यकीनन आप पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। हमारे सर जो हैं वो फख्र से आप बुलंद करिए। ये बताएं कि अब आपकी नज़र कौन से इवेंट पे है, कौन से गोल्ड मेडल पे है, क्या टारगेट्स हैं आपके? अभी फिलहाल तो मैं थाईलैंड में हूँ, क्योंकि आगे IMMAF वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, MMA की वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो मैं उसके लिए यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाऊँ पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। अभी तो मेरा रिसेंट गोल यही है कि मैं इसको अचीव करूँ इंशाल्लाह। इसीलिए मैं थाईलैंड भी आई थी। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 3 वीक्स हो गए हैं और चैंपियनशिप से पहले 2-3 वीक्स पहले मैं यहाँ से पाकिस्तान जाऊंगी, फिर पाकिस्तान से IMF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जाऊंगी। तो आप प्लीज मुझे दुआओं में याद रखें। डेफिनेटली, बहुत दुआएं हैं और हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह इसमें भी आप पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेंगे। एंड मानो अभी आपने एक गोल्ड जीता है, थोड़ा ब्रेक भी ले लें, थोड़ा घूम फिर भी लें। थाईलैंड के अंदर आप मौजूद है, साथ ही आपने अगली तैयारी शुरू कर दिया। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। बानो भट्ट हमारे साथ मौजूद थी। आई होप इसी तरह से इनको मजीद सपोर्ट किया जाए। ये बड़ा जरूरी है, हमारे एथलीट्स जो है ना उनको सपोर्ट अभी देना और रिकग्निशन देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात की ना कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिली है, लेकिन सितंबर में मेरे ख्याल से वो बात करी थी कि शायद उनको जो है वो बुलाया जाएगा। हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक नई तहकीक जो है वो सामने आई है और उस तहकीक में इंकशाफ ये हुआ है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़ज़ाएँ खाने वाले जो अफराद हैं वो फेफड़ों के कैंसर का ख़तरा 41% तक बढ़ा लेते हैं अपने लिए, चाहे वो तंबाकू नोशी भी ना करते हों। अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड्स हैं उसकी इस्तेलाह 15 साल कबल मुतारिफ करवाई गई थी और इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। ब्राउन ब्रेड के जो टुकड़े हैं उससे भी तैयार शुदा खाने, आइसक्रीम भी इसमें शामिल हैं। तो आप
प्रोसेस फूड पसंद करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही खाना पड़े, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस फूड के बारे में वो बहुत ही लिमिटेड है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि प्रोसेस्ड फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंदर फ़र्क क्या, और क्या अब आजकल की दुनिया के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि हम बच सकें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हर तरफ प्रोसेस्ड फूड जो है ना वो शायद हमें नज़र आ रहा होता है। तो हमने ये सब कुछ समझने के लिए बुलाया एक एक्सपर्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन अब्बास, माहिर ग़िज़ाइयत। बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, और बहुत अरसे के बाद हमारे शो में आई हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो गायब कहाँ पे थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी हैं दोनों? लेट मी टेल यू, यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। थैंक यू सो मच। और मजीद वाइब्रेंट एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना हम आप जैसी गेस्ट को बुलाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ना जरा ये फर्क बता दे, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड दोनों में क्या फर्क है? ये ना स्टेप वाइज होता है। सो प्रोसेस फूड भी अगेन वही है कि एक दफ़ा आपने उसको उसमें एडिटिव्स ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड कर दिए। अल्ट्रा प्रोसेस होता है दैट फूड गोज मल्टीपल टाइम्स अंडर द प्रोसेस, उसमें और चीज़ें एडिटिव्स ऐड हो रही होती हैं और जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देती है। समझ आ रही है? तो वो शेल्फ लाइफ यानी कि प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर और ज़्यादा ऐड ऑन हो जाते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल हम ऐसी दुनिया में रहते हैं नौशीन, वी नो कि प्रोसेस फूड जो है ना इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, लेकिन हम बच नहीं सकते। हमारे इर्द गिर्द हर तरफ हमें शायद पता भी नहीं होता इस तरह के भी खाने मौजूद होते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद है जिससे हम कंज्यूम भी कर लें प्रोसेस फूड को, एंड देन उसका नुकसान भी उतना ना हो जितना होता है? मैं आज जब पढ़ रही थी तो मैंने भी यही सोचा कि देखो वी लिव इन अ एरा जहाँ पे प्रोसेस फूड इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गॉड फॉरबिड प्रोसेस फूड खाया तो उससे फ़ौरन से कोई कैंसर हो गया। उसका इम्पैक्ट है आपके ऊपर। इम्पैक्ट क्या है कि अगर आपने प्रोसेस फूड खाया है जो हाई इन फैट्स है, हाई इन शुगर है, अब उससे क्या हो रहा है, और आपका लाइफस्टाइल, लेट्स अगर हम कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं, बात बताने का मकसद ये है कि अगर मैं प्रोसेस फूड खा रही हूँ ना, और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त खाती रहूँ कि मैंने कंज्यूम कर लिया है, आई बर्न इट आउट, आई चेंज माई लाइफस्टाइल। मैं बैठी नहीं रहूँ, मैं खाने के फ़ौरन बाद बैठ नहीं गई, मैंने कोई एक फिजिकल एक्टिविटी बर्न आउट करने का तरीका अपने आप में आजमाया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं, उससे क्या होता है आपकी लाइफस्टाइल जो है वो आप बिल्कुल स्टैग्नेंट है, यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव एंड यू हैव द रीजन दैट यू आर बिजी। एवरीबडी इज बिजी बट दिस थिंग हैज टू गो पैरेलल। तो ये नहीं है कि हमने प्रोसेस आप खाएंगे, आप ना चाहते हुए भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये करें, इसकी क्वांटिटी कम कर दें, आप कोशिश करें कि उसको ऐसे टाइम पे लें ताकि आप उसको बर्न आउट कर सकें। बहुत ज़्यादा फैट्स, बहुत ज़्यादा मीठी ग़िज़ाएं, देखो ये सिर्फ प्रोसेस फूड्स का ये नहीं है कि खाने के बाद आपने, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करूँ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आपके पास आ रहे हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जब इम्यूनिटी वीक होगी तो जो आपने तहकीक का मेंशन किया, ऑफ कोर्स जब आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपकी बॉडी फाइट बैक ही नहीं कर पा रही। एग्जैक्टली। देन वो एबनॉर्मल सेल्स आपकी बॉडी। बच्चे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे होते हैं या अडल्ट्स में भी उतनी ही रेशो है, और ज्यादा नुकसानदेह किसके लिए ज्यादा है? सो बेसिकली यस, द चाइल्डहुड ओबेसिटी, अगर आप जो बचपन का मोटापा है वही इन बीमारियों और कैंसर की तरफ लेके जा रहा है। सो बच्चे ज्यादा राग़िब हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ठीक है, हम लोगों को फिर थोड़ा बच्चों का ये होता है, एक तो हमारे पास अब गैजेट्स हैं, गैजेट्स में ऐप्स हैं, ऐप्स में इजीली यू नो मेंशन किया और वो चीज़ डिलीवर हो गई। सो बच्चे यस ऑफ कोर्स में फिजी ड्रिंक्स भी आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं जिसमें ज़्यादा सोडियम है, जिसमें ज़्यादा ग्लूटामेट्स हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन और नौशीन, बच्चे भी इसलिए ज़्यादा राग़िब हैं इन चीज़ों की तरफ क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इर्द गिर्द। बच्चों को चीज़ खानी है तो फौरी तौर पर वो कहेंगे चलो बाहर लेके जाते हैं। बाहर जाएंगे तो वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, 10 और तरह की चीज़ें उनके सामने है जो उन्होंने शायद किसी ऐड के अंदर या किसी वीडियो के अंदर देखी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये जो डील्स का कॉन्सेप्ट है ना, वी गो फॉर डील, द बिगर द बेटर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आपको नहीं पता, मैं सबको नहीं करी क्योंकि ट्रैक करी होती हैं। बहुत से हमारी जो हैं आउटलेट्स हैं बड़ी अच्छी चीज़ भी डालते हैं, चीज़ पनीर की मैं बात करी हूँ, लेकिन यू डोंट नो कि वो जो डील्स में आपके पास आ रहे हैं पिज्ज़ाज जो कोटेड चीज़ के साथ हैं वो किस किस कंटेंट से बनी हुई है। दीज आर द थिंग्स जो आपको कार्सिनोजेंस बनते हैं। दैट इज व्हाई हमने सोचा कि इसके ऊपर हम बात करें और हमसे पूछे कि भाई देखें, हम अगर बाहर जा रहे हैं हम कितना अवॉइड कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपको खाना पड़ जाता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता है। एंड देन आप नहीं खाएंगे तो फिर आपके दोस्त भी नाराज हो जाते हैं, जिनसे आप मिलने जा रहे हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो उस सूरत में फिर क्या किया जाए उसको मेंटेन करने के? उसको आपका ये कि हेल्दी चॉइसेस हैं। आप बाहर, मैं हमेशा अपने पेशेंट से भी कहती हूँ, बाहर में ये पनिशमेंट नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट अ पनिशमेंट। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप ग्रिल्ड फूड की तरफ सब्जियों को ऐड करें,
आप इंजॉय करें, आपका फ्रेंड इंजॉय करे, आप देखिए आपका करते करते और आप एक रिजल्ट ला रहे होंगे और आपकी लाइफस्टाइल पे, तो दूसरा भी इंप्रेस होना शुरू हो जाता है। अच्छा तो यही है ना कि आप घर पे खाना बनाएं और अच्छा बच्चों को भी उसकी आदत डालें। ऑफ कोर्स, ये तो हम बात करें बाहर की, क्योंकि बहुत सी देखो वर्किंग लाइफस्टाइल में बहुत दफा बाहर भी खाना हो रहा होता है, तो हम ये उसकी बात करें। अदरवाइज बीइंग अ डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, आई ऑलवेज टेल कि कोशिश करें कि घर में ही चीज बनाएं ताकि आपको पता हो कि आप और आपका बच्चा खा क्या रहा है। बच्चे पसंद नहीं करते ना घर का खाना, वो जो बाहर चीजें मिलती हैं वो शायद घर में, तो माओं को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी उस तरह का खाना बनाने के लिए। माँ भी बाप भी, आई थिंक इट्स अ कपल जो के लेके चल रहा होता है, क्योंकि अगर आप बच्चों को नहीं, खुद आप जो है उनके सामने ऐसी एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड है, तो वो आपको ले जाएगा। और दूसरी बात ये कि इट इज अफेक्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एल्डरली, इन सबको अफेक्ट हो रहा है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, बीमारियां मुख्तलिफ हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो रहे हैं, अर्ली एज डायबिटीज हो रही है, तो ये सारी चीजें जो बैलेंस करके जो है ना अपने लाइफस्टाइल को हम बेहतर कर सकते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ उबली हुई चीजें खानी है, उबले गोश्त खाना है या उबली हुई सब्जी, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। बहुत सारी हेल्दी चीजें भी मौजूद होती हैं जो कि बहुत टेस्टी भी होती हैं। मैं खुद एक मिसाल आपके सामने हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं अपनी डाइट को। एंड देन अगर समटाइम्स प्रोसेस्ड फूड खा भी रहे हैं तो ऐसे तरीके मौजूद हैं कि आप उस चीज को बैलेंस आउट कर सकते हैं, लेकिन उसको समटाइम्स ही रखें। आपने हर दूसरे दिन नहीं खाना, ना बच्चों को खिलाना। क्या कौन रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोसेस फूड। हाँ, मैं बाहर का खाना जरूर खाती हूँ, लेकिन चलें जी ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है मनी मैटर्स और इसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यानी कि हमारी मईशत जो है ना उसके अंदर ज़रई शुबा हमेशा से एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और ताज़ा तरीन कुछ आदाद शुमार जो हमारे सामने आए, हमने सोचा आपके सामने रखते हैं और उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके मुताबिक 2024 के इख्तिताम तक ज़रई शोबे से वाबस्ता घरानों की तादाद 1,17,00,000 तक पहुंच चुकी है, जो कि 2010 में 83 लाख थी। यानी कि गुज़श्ता 14 वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि ज़रई घरानों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। अब ये जो आदाद शुमार आप बता भी रही हैं, हुकूमत की डिजिटल ज़रई मरदमशुमारी के जरिए सामने आए हैं और इसकी जो तफसीलात हैं इस हफ्ते जारी की गई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस इजाफे का मतलब क्या है? क्या ये पाकिस्तान में ज़रई पैदावार, रोज़गार और दही मईशत के लिए खुशाइंद इशारा हम इसको कह सकते हैं, या ये ज़मीनों के छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाने और पैदावार में कमी की तरफ इशारा करता है? इसके साथ साथ ये भी जांचना होगा कि क्या बदलते हुए मौसमी हालात, पानी की कमी और जदीद टेक्नोलॉजी की कमी के बावजूद बढ़ती हुई तादाद पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल को किस समत में लेकर जाएगी। इसी पर बात करने के लिए फरहान बुखारी साहब, आपको पता है, हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। उनसे ज़रा इस बारे में राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बुखारी साहब, ठीक हैं? जी बहुत अच्छे। आज तो वीकेंड है, आप भी हमारी तरह ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, एक तरफ हम ये देख रहे हैं जो ओवरऑल स्टैट्स हमारे सामने आते हैं कि हमारी ज़राअत की पैदावार जो है, हमारी फसलों में कमी हो रही है, लेकिन घराने बढ़ते जा रहे हैं। 14 साल में हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा इजाफा हो। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएं हमें। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर लैंड डिवाइड हो गई है। कि जिस आदमी के पास अगर आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले 100 एकड़ ज़मीन थी और उसकी आगे 1-2 जनरेशन्स में 5-6 लोगों में डिवाइड हुई है, तो आप समझ सकते हैं उसका बंटवारा, तो उसका क्या नतीजा होगा। लेकिन मजमूई तौर पे जहाँ पे मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ी है और एक मैं समझता हूँ बड़ी ये मिथ है कि जी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई है, यानी देही इलाकों से शहरों में लोग बड़ी तादाद में आए होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देही इलाके खाली होकर रह गए। वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की अभी मौजूद है और उनके कंजम्पशन पैटर्न्स और चीज़ें और जिस किस्म की वो फार्मिंग करते हैं वो भी देखने की ज़रूरत है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए। ठीक है, और ये कितना खुशाइंद है आबादी के बढ़ने से, ज़ाहिर है इसका ताल्लुक है नौजवानों की अगर बड़ी तादाद होगी, वो जदीद तरीके से ज़राअत को भी आगे लेकर चलेंगे, पुराने तरीकों को अगर साइड पे रखें तो ये खुशाइंद तो है। अगर वो जदीद तरीके इस्तेमाल कर सकें, अगर वो बिल्कुल, और अगर वो जदीद तरीक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें, अगर वो टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकें। यहाँ पे तो आप देही इलाकों में चले जाएं और
कई जगहों पे ये मालूम होता है कि पुराने तरीक़ों में ही फंसे हुए हैं, बल्कि वो पुराने तरीक़ों से भी कुछ कदम पीछे चले गए। तो इसलिए हमारी ज़राई जो पैदावार है वो वक्त के साथ साथ औसत उसकी कम हुई है, और ये एक मुल्की सलामती के लिए और फूड सिक्योरिटी एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, उसके हवाले से ये एक परेशान कुन सूरत हाल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी चीनी के बारे में हमने जो अभी रिसेंटली खबरें सुनी है कि चीनी को इम्पोर्ट किया जाएगा, या इसके अलावा दीगर हमारी जो फसलें हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनको भी इम्पोर्ट किया जाएगा। तो एक तरफ घरानों की तादाद में इजाफा होना, दूसरी तरफ इंपोर्ट करना है, देन R&D भी हमें कुछ होती हुई नज़र नहीं आ रही। दुनिया जो है वो पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही फिर ये खुशाइंद जो है वो किस तरह से होगा, ये खबर खुशाइंद कैसे होगी? ये तो कंसर्निंग खबर है मेरे मुताबिक। आपके सवाल में इतने रेलेवेंट सवाल आते हैं कि वो जो कूजे में दरिया बंद करने वाली कोशिश मैंने की है, बाकी आप कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए पैदावार तो कम हुई है। अब मसलन गंदम के ऊपर जो पिछले 1-1.5 साल से जो क्राइसिस चला आ रहा है, और अब सूरत हाल ये है कि सिंध चेंबर ऑफ कॉमर्स, सिंध चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर ने उन्होंने हाल ही में ऐलान किया है, और हमने ये डिस्कस भी किया कि जी उनके जो मेंबर्स हैं, जो किसान हैं सिंध के, वो आगे गंदम नहीं उगाएंगे। Exactly, हाँ। अब वो प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो एक अलग बहस है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के मसले मसाइल जो हैं वो लेकिन और क्योंकि पाकिस्तान एक प्राइमरीली आटा कंज्यूमिंग मुल्क है, यानी यहाँ पे आटे की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है। यहाँ पे 2 टाइम तो रोटी लाजमी है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में, और मुल्क के तूलो अर्ज पे आप कहीं पे चले जाएं। एक ज़माने में किसी बड़े साहब ने मुझे कहा था कि जी आटा कम हुआ तो क्या हुआ, चावल खा लेंगे लोग, लेकिन वो होता नहीं। फिर मुझे इंटरनेट जो है ना उनका वो कॉल याद आ जाता है कि अगर रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है तो क्या हुआ, केक खा लें। अच्छा चलें, हुकूमत जो है उनकी तरजीहात को अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है, किसानों के लिए कोई सब्सिडीज़ या किसान पैकेज के नाम पे भी एक पैकेज हमारे सामने आया, या कोई आसान एक साथ पे कर्जे दे रही है ताकि उनको ज़रा बेहतर किया जा सके उनकी माली हालत को? ऐलानात तो होते हैं और होते आए हैं, लेकिन वो किस हद तक एक तब्दीली ला सके हैं देही इलाकों में, अच्छी तब्दीली, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और नतीजा ये है कि आज पैदावार मजमूई तौर पे इस खत्ते में देही इलाके में कम हो गई। मसलन ये गंदम की भी बात हुई, एक मिसाल है कि लोग 10 से 20 साल पुराना जो हर साल उनकी प्रोड्यूस होती है उसी का सीड चला रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। गरीब किसान खास तौर पे जो है वो कहाँ से काम, और खादें वो पूरी नहीं डालते, तो फिर पैदावार कैसे होगी? वक्त हमारे पास हो गया खत्म। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस इंपॉर्टेंट इशू को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे मंडे को मुलाकात। अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।